नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा हारती बीजेपी तो गिर जाती मोदी सरकार, बड़ा खेला करने की तैयारी में थे नीतीश। खबर में आगे जिक्र होगा कि बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम पर शांत नहीं बैठी कांग्रेस, हरियाणा हार के बाद जांच के लिए बनाएगी तकनीकी टीम। आगे आपको बताएंगे कि गूंगी बहरी के साथ अब इस सरकार को दिखाई भी नहीं दे रहा है, सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। और आगे खबर में जिक्र होगा कि लड़कियों को नेतृत्व के समान अवसर मिलने चाहिए, केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आ सकता, खड़गे ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा हारती बीजेपी तो गिर जाती मोदी सरकार, बड़ा खेला करने की तैयारी में थे नीतीश। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिल पाने से निराश भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनावी नतीजों ने नई ऊर्जा दी है। यहां भाजपा का लगातार तीसरी बार जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया है। ये जीत न सिर्फ हरियाणा में भाजपा को फिर से सत्ता दिलाएगी, बल्कि केंद्र में उसकी सरकार को स्थिर रखने में मददगार भी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर हरियाणा में भाजपा को हार मिलती तो उसको दिल्ली में भी सरकार चलाने में दिक्कत खड़ी हो सकती थी। राजनीतिक विश्लेषक और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कई बार कह चुके हैं कि आगामी 4-5 विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन चुनावों में बीजेपी हारती है तो उसकी केंद्र वाली सरकार खतरे में आ सकती है। सियासी गलियारों में चलने वाली चर्चाओं की माने तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूती हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर निर्भर है। इनमें हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है, वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी ने 29 सीटें जीतकर पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। अब सबकी नजर झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुमत के बाद भी बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, हार से नहीं उबर पा रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही हार गई, लेकिन उसके सिर्फ 3 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। भाजपा के पूर्ण बहुमत के बाद उसके 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस के जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है, वहां पार्टी के बागी उम्मीदवारों के कारण ऐसे हालत बने। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के 3 और कांग्रेस के 27 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि बहुमत तो मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जमानत बहुत ज्यादा उम्मीदवारों ने जब्त करा ली, जो ऐसा कहा जा सकता है कि जीत कर भी हारी है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम पर शांत नहीं बैठी कांग्रेस, हरियाणा हार के बाद जांच के लिए बनाएगी तकनीकी टीम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम से जुड़ी शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक तकनीकी टीम गठित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जहां चुनाव परिणामों पर चर्चा की गई। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को केवल 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो पार्टी के लिए एक झटका साबित हुआ है। दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को ईवीएम में पाई गई उन अनियमितताओं की जांच की मांग की थी जो वोटों की गिनती के दौरान सामने आई थी। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि इन ईवीएम को सील किया जाए और तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, एआईसीसी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, पवन खेड़ा के साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आई विशेष शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने दावा किया कि कम से कम 20 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 7 औपचारिक रूप से लिखित शिकायतें थी। कई शिकायतों में ये आरोप लगाया गया कि कुछ ईवीएम की बैटरी क्षमता 99% तक बनी रही, जबकि औसत ईवीएम की क्षमता केवल 60 से 70% के बीच थी। कांग्रेस ने इन स्पष्ट विसंगतियों को हरियाणा चुनाव में गंभीर मुद्दा बताया और चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग कर दी। पार्टी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वोटों की गिनती एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया संविधान में वर्णित निष्पक्ष चुनाव और समान स्तर के सिद्धांतों का पालन कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गूंगी बहरी सरकार के साथ अब इस सरकार को दिखाई भी नहीं दे रहा, सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है, अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन जेपीएनआई
एनआईसी के म्यूजियम में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। भाजपा ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पर खड़े होकर अगर जयप्रकाश नारायण को याद भी कर रहे हैं तो ये सरकार हमें रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण ना करें। लेकिन हम लोगों ने यहाँ सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया। जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो इमारत बनाई गई है उसे इसीलिए ढका गया है क्योंकि उसके पीछे साजिश है। साजिश ये है कि वो उसे बेचना चाहते हैं। ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के लोग हर साल उनकी जयंती मनाते रहे हैं और उसी तरह से मनाते रहेंगे। हम लोग वहीं जाकर भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को सम्मान देने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। सही मायने में ये एक विनाशकारी सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में है जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आंदोलन से निकले हैं। ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लड़कियों को नेतृत्व का समान अवसर मिलना चाहिए, केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आ सकता, खड़गे ने दिया यह बयान। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों को नेतृत्व करने का समान अवसर मिलना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना चाहिए। खड़गे ने जोर देकर कहा कि केवल नारे लगा देने से वास्तविक बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हासिल करने के लिए लैंगिक समानता और अन्याय आवश्यक है। खड़गे ने कहा कि इस वर्ष का विषय है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, जो लड़कियों की आवाज़ की ताकत और भविष्य के लिए दृष्टि पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और निरंतर आशा को व्यक्त करता है। और दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को बदलाव की अग्रिम पंक्ति में रखकर, उनकी आवाज़ को बुलंद करके, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें नेतृत्व का समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि केवल नारे लगाने से वास्तविक बदलाव नहीं आ सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के दौरे से पहले लखनऊ में जेपीएनआईसी सील, सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता, जोरदार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी का दौरा करने वाले हैं। उनके आवास के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद को जंजीरों में बांधकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सील किए जाने के विरोध किया। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले केंद्र को सील करने का समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई में हमारे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त है। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम प्रतिपक्ष उनका सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी, देश को उनकी कमी में हमेशा खलेगी, प्रियंका गांधी ने दिया बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गुरुवार को दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी और देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। उन्होंने कहा कि रतन टाटा जी द्वारा गढ़ी गई अभूतपूर्व मिसाल सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री रतन टाटा जी ने अपने अथक परिश्रम व प्रगतिशील दृष्टिकोण से भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयां दी है। लोक कल्याण व मानवता की सेवा के क्षेत्र में श्री रतन टाटा जी द्वारा गढ़ी गई अभूतपूर्व मिसाल सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। श्री रतन टाटा जी के परिजनों एवं प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार में हुए कोविड घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। सिद्धारमैया सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर लिया फैसला। कर्नाटक से बड़ी खबर। जी दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी और एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति माइकल टी कुन्हा जांच आयोग ने भारतीय जनता पार्टी
के सत्ता में रहने के दौरान कोविड-19 महामारी के समय उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच करने के बाद ये रिपोर्ट दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि 31 अगस्त को 11 खंडों में प्रस्तुत आंशिक रिपोर्ट में जांच आयोग ने 7,223.64 करोड़ रुपए के खर्च की जांच की। मंत्री ने कहा कि इन्होंने इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग को नहीं इंगित किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने 500 करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा नतीजों को लेकर ईवीएम पर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस को भी दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। इन सबके बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दे डाली। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बताया और उन्होंने कांग्रेस को और संघर्ष करने के लिए सलाह दी। सत्यपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नतीजों को उम्मीद के मुताबिक बताया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नतीजों पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपनी खामियों की वजह से हार का शिकार हुई है और वहीं हार की सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच चली खींचतान को बताया है। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की संभावना जता रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर सभी को चौंका दिया। इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के हार की वजह पार्टी का आलस बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेहनत नहीं करती। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की हार के पीछे नेताओं के आपसी संबंध ठीक न होने को भी एक कारण बताया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान का जिक्र करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत की संभावना होती। मलिक ने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो उन्हें घमंड में आने के बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए, खासकर उन्हें किसानों और युवाओं के लिए काम करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी में केवल कुछ ही नेता गंभीर रूप से काम करते हैं, बाकी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार को तुरंत एमएसपी लागू करना चाहिए और राजस्थान में किसानों के पानी के मुद्दे को हल करना चाहिए, युवाओं के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन बरकरार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की पुष्टि करते हुए आगामी उपचुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिनमें विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर मतभेदों की बातें कही जा रही थी। अखिलेश यादव ने अपने दिवंगत पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये साफ किया कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एकजुट है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उपचुनावों में साथ मिलकर मैदान में उतरेंगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में 6 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें करहल और फूलपुर जैसे प्रमुख सीटें शामिल हैं। इस संदर्भ में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी की आशंका जताई थी, लेकिन अखिलेश के बयान ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा से पहले इंडिया ब्लॉक की समन्वय समिति से परामर्श नहीं किया। इसके बावजूद पांडे ने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से स्वीकार करेगी। यह बयान दर्शाता है कि शुरुआती संवेदनहीनता के बावजूद कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियों पर आत्मविश्वास जताया। मौर्य ने कहा कि भाजपा बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक पूरी तैयारी कर रही है। हमें न केवल अपनी सीटों पर फिर से कब्जा करने का भरोसा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नियंत्रण वाली सीटों पर भी जीत हासिल करने का पूरा विश्वास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हफ्ते में ही शुरू होगा चुनावों का सेकेंड राउंड। महाराष्ट्र झारखंड पर जल्द होगा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
केंद्र सरकार इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में देश में विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं में व्यस्तता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और अब नए चुनावों का ऐलान एक सप्ताह के भीतर हो सकता है। जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर तक महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान सहित देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, इसलिए नई सरकार का गठन इससे पहले होना चाहिए। राज्य सरकार ने 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की अपील की है, क्योंकि 31 अक्टूबर को चुनाव के बाद त्योहारों का सीजन होगा, जिसमें देव दीपावली प्रमुख है। चुनाव आयोग को 20 नवंबर तक मतदान कराकर नई सरकार को गठन सुनिश्चित करना होगा। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव एक ही चरण में कराए जा सकते हैं, जबकि पहले कई चरणों में होते थे। पुलिस प्रशासन और सरकार का दावा है कि वो एक ही चरण में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही झारखंड में भी चुनाव की संभावना है। हालांकि वहाँ मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है, इसीलिए वहाँ के चुनावों के लिए अभी समय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का रखते थे साहस। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और कहा कि वो सत्ता में बैठे लोगों के सामने सच बोलने का साहस रखते थे। मनमोहन सिंह ने टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की। टाटा समूह के पूर्व प्रमुख रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई में अंतिम सांस ली। वो 86 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह ने पत्र में कहा कि भारत उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वो कारोबार जगत के एक आदर्श व्यक्तित्व से कहीं अधिक थे। उनकी दूरदर्शिता और मानवता उनके जीवन के दौरान स्थापित और पोषित कई परमार्थ कार्यों में दिखी। उन्होंने कहा कि उनमें सत्ता में बैठे लोगों से सच बोलने का साहस था। मेरे पास कई मौक़ों पर उनके साथ बहुत करीब से काम करने की सुखद यादें हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का कहना था कि मैं इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान सरकार पर सचिन पायलट का वार, बोले चरमरा गई है कानून व्यवस्था, चरम पर नौकरशाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जब भी राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजों का इन उपचुनावों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बैलेट में हार और ईवीएम में जीत जाती है बीजेपी, आखिर ये माजरा क्या है? पप्पू यादव का भाजपा पर तंज। जी हाँ दोस्तों, मधेपुरा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीनों से चुनाव जीती है। पप्पू यादव ने कहा कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, जैसे ही मशीन से गिनती शुरू हुई बीजेपी को बढ़त मिल गई। दरअसल सांसद पप्पू यादव मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद का हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में अयोध्या में बीजेपी हार गई थी और इस चुनाव में वैष्णो देवी में हार गई है। ये बताता है कि भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ भाजपा ईवीएम मशीन में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अहंकार त्यागने की जरूरत है और ईवीएम के विरुद्ध गोलबंद होकर लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि इस परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए और इस मामले की कांग्रेस पार्टी को तुरंत फैसला लेना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में अयोध्या सीट हार गई थी। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा इस बार वैष्णो देवी में हार गई। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव जीतते ही उमर अब्दुल्ला ने कर दी पीएम मोदी को पद से हटाने की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर ली है। इसके बाद अब उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर बात की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ने आर्टिकल 370 पर खामोश रहने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के तहत इसे बहाल करने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। गौरतलब है कि 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने नाम की हैं और उमर अब्दुल्ला जल्द ही मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। रुक
बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, सुप्रिया श्रीनेत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोई भी पीएम मोदी और किसी भी कांग्रेस नेता या राहुल गांधी की चुनावी भाषणों को उठाकर देख सकता है कि हम एकता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि इस देश में नफरत फैलाने, लोगों को उनके कपड़ों, शमशान, कब्रिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र से पहचानने का काम किसने किया है। ऐसा करने वाले तो प्रधानमंत्री ही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये खुद पर है तो वो दोष दूसरों पर मढ़ सकते हैं। इस देश को बांटने का काम पीएम मोदी, उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी इस देश को एकजुट करने का काम लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। वहीं पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या पीएमओ इंडिया राजनीतिक भाषण देने और विपक्ष पर हमला करने के लिए एक सरकारी मंच और एक सरकारी कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए।